नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सत्ता के लिए 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में चुनाव होंगे और 23 मई को नतीजों का ऐलान होगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 5 साल सत्ता से दूर रहे विपक्षी दल सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। तो सत्ता में बैठी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को 2019 के महाभारत में अपने सेनापति मोदी की योजनाओं का भरोसा है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छता अभियान के तहत हर घर में शौचालय निर्माण जैसी कई योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश की तस्वीर बदलने की कोशिश की है। तो क्या सचमुच इन योजनाओं का फायदा आम जनता तक पहुंचा है और क्या इन योजनाओं की बदौलत मोदी सरकार का वोट बैंक मजबूत हुआ है? क्या प्रधानमंत्री की जनहित वाली योजनाओं से खुश होकर 2019 के चुनाव में जनता उन्हें रिटर्न गिफ्ट के तौर पर वोट देगी? ये जानने के लिए आज हम आपको उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी संसदीय क्षेत्र ले चलेंगे, जहां दूसरे चरण में 18 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अब जबकि वोटिंग के लिए चंद ही दिन बचे हैं, तो देखते हैं कि यहां के लोग मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर क्या कहते हैं। फतेहपुर सीकरी में लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण यानी कि 18 अप्रैल को मतदान होगा और ऐसे में यहां चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। गुरुवार को होली के मौके पर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में फतेहपुर सीकरी के वर्तमान बीजेपी सांसद को बड़ा झटका लगा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में फतेहपुर सीकरी क्षेत्र से बीजेपी के बाबू लाल ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 के चुनाव में पार्टी ने उनका पत्ता काट दिया। बीजेपी की जारी लिस्ट में बाबू लाल की जगह इस बार राजकुमार चाहर को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी के लिए राजकुमार चाहर का नाम तय करना आसान नहीं था। शुरुआत में फतेहपुर सीकरी सीट पर 9 उम्मीदवारों ने दावेदारी की थी, लेकिन बीजेपी की केंद्रीय चुनाव संचालन समिति ने 4 नामों पर विचार किया। आखिरी दौर में वर्तमान सांसद बाबूलाल, नवीन जैन, बबीता चौहान और राजकुमार चाहर के नाम पर मंथन किया गया और आखिरकार राजकुमार चाहर के नाम पर मोहर लग गई। चाहरवाटी निवासी राजकुमार चाहर एक युवा नेता है और कांग्रेस नेता के रूप में जाने जाते हैं। इनके समर्थकों में युवाओं और किसानों की एक लंबी फहरिस्त है। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर राजकुमार चाहर ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि 60,000 वोट के साथ हार का सामना भी उन्हें करना पड़ा था। 2013 में राजकुमार चाहर अपनी पत्नी के साथ फिर से बीजेपी में आ गए। वहीं वर्तमान सांसद चौधरी बाबूलाल के टिकट कटने की बड़ी वजह उनका विवादों में रहना बताया जाता है। फतेहपुर सीकरी सांसद चौधरी बाबूलाल और आगरा सांसद रामशंकर कठेरिया का विवाद 5 साल तक चलता रहा। बाबूलाल ने जुबानी जंग के साथ ही एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। चौधरी बाबूलाल सरकार के फैसले के खिलाफ भी कई बार बयानबाजी कर चुके हैं। ऐसे में जब 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी तय करने की बात हुई, काफी मत्थापच्ची के बाद उनका टिकट काट दिया गया। अब देखना है कि नए उम्मीदवार को मैदान में उतारकर बीजेपी इस बार जीत को दोहरा पाती है या नहीं। वहीं फतेहपुर सीकरी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वर्तमान सांसद चौधरी बाबूलाल की जगह इस बार राजकुमार चाहर को उम्मीदवार बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन में फतेहपुर सीकरी सीट बीएसपी के खाते में गई है। बीजेपी ने फतेहपुर सीकरी से नए चेहरे पर दांव खेला है। बीजेपी को भरोसा है कि उनके उम्मीदवार की स्वच्छ छवि और पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत वो फतेहपुर सीकरी सीट पर दोबारा जीत हासिल करेगी। लेकिन क्या वाकई में उम्मीदवार बदलने से बीजेपी जीत का सिलसिला दोहरा पाएगी? क्या पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाएं बीजेपी के नए उम्मीदवार को सांसद बना पाएगी? पीएम मोदी की योजनाएं फतेहपुर सीकरी में वोट में कितना तब्दील हो पाएगी? आज इसी की पड़ताल करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त फतेहपुर की सियासी फिजा कैसी थी। कभी मुगल बादशाह अकबर की राजधानी रही फतेहपुर सीकरी पर 2014 में बीजेपी ने फतेह हासिल किया था।
देश भर के लोग फतेहपुर सीकरी में इबादत करने आते हैं। यहाँ शेख सलीम चिश्ती की विश्व प्रसिद्ध दरगाह पर मत्था टेकने वालों का हुजूम लगा रहता है। 2014 के चुनाव में यहाँ से चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशी ने सलीम चिश्ती की दरगाह में मत्था टेका था, लेकिन अर्जी सिर्फ बीजेपी के चौधरी बाबूलाल की कबूल हुई। अब 2019 का चुनाव नजदीक है, तो बीजेपी को इस बार सलीम चिश्ती की दुआ के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का भी भरोसा है। 2014 में बीजेपी ने फतेहपुर सीकरी सीट बीएसपी से छीनी थी। 2009 में हुए चुनाव में यहाँ बीएसपी की सीमा उपाध्याय ने बाजी मारी थी, लेकिन 2014 आते आते फतेहपुर सीकरी की सियासी हवा ने दिशा बदली और मोदी लहर में बीजेपी का झंडा लहराने लगा। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने चौधरी बाबूलाल को अपना प्रत्याशी बनाया और फतेहपुर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा चुनाव में बाबूलाल शानदार जीत हासिल कर सांसद बन गए। इस चुनाव में उनका मुकाबला बीएसपी प्रत्याशी और तत्कालीन सांसद सीमा उपाध्याय से था, लेकिन मोदी की आंधी में सीमा उपाध्याय टिक नहीं सकी। 2014 में चुनाव में जीतने वाले बीजेपी के चौधरी बाबूलाल को 4,26,589 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रही बीएसपी की सीमा उपाध्याय को 2,53,483 वोट से ही संतोष रहना पड़ा। तीसरे स्थान पर रही समाजवादी पार्टी की रानी पक्षालिका सिंह के पक्ष में 2,13,397 वोट पड़े। वहीं आरएलडी उम्मीदवार अमर सिंह को मात्र 24,185 वोट मिले थे। सालों से राज्यसभा सांसद रहे अमर सिंह ने पहली बार 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन पहले चुनाव में ही उनकी जमानत जब्त हो गई। 2014 के चुनाव में मोदी लहर के बीच बीजेपी ने फतेहपुर सीकरी को फतेह किया, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं का भरोसा है। बीजेपी का मानना है कि केंद्र सरकार की योजनाओं से फतेहपुर सीकरी के गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा मिला है। ऐसे में 2019 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो बीजेपी के पक्ष में यहाँ की जनता वोट करेगी। बीजेपी के कार्यकर्ता फतेहपुर सीकरी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में घूम कर जनता के बीच केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं और इन योजनाओं से हुए फायदे को भी बता रहे हैं। हालांकि विपक्ष बीजेपी के दावों को खारिज करते हुए इन योजनाओं को महज चुनावी जुमला बता रही है और इन्हें जमीनी हकीकत से कोसों दूर बता रही है। अब देखना ये है कि फतेहपुर की जनता 2019 के चुनाव में किसके दावे पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट। 2014 में मोदी लहर पर सवार होकर फतेहपुर सीकरी में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। फतेहपुर सीकरी के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की से बड़ी उम्मीदें थी। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कई लोक कल्याणकारी योजनाओं को बनाया भी, लेकिन क्या इन योजनाओं को फतेहपुर सीकरी में ठीक से लागू किया जा सका है और क्या उन योजनाओं में इतना दम है कि वो यहाँ के आम लोगों की जरूरतों को पूरी कर सके। फतेहपुर सीकरी में पीएम मोदी की योजनाओं का क्या हाल है और 2019 में लोकसभा चुनाव में यहाँ की जनता क्या उनकी योजनाओं से खुश होकर दोबारा उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगी, आइए जानते हैं। सर इससे प्रॉफिट तो बहुत मिला है, सबसे लेडीजों को प्रॉफिट मिला है कि लेडीजों को अपना हक मिल रहा है, इसका बहुत सम्मान भी मिल रहा है लेडीजों को। इससे योजना घर तक हाँ मतलब घर तक पहुँच रही है, बिल्कुल गाँव तक पहुँच रही है। इससे प्रॉफिट बहुत है लेडीजों को भी और जेंट्सों को भी प्रॉफिट मिल रहा है इससे। और आम जनता को क्या इससे मतलब बिजनेस में भी थोड़ा फर्क भी पड़ा है, बेनिफिट मिल रहा है बिजनेस मैनों को भी बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। बेनिफिट से पहले तो सबसे पहले अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए आम जनता के बीच में। ये मालूम ही नहीं है कि ये योजनाएं चालू हुई है, इन योजनाओं में क्या क्या उनको लाभ हो सकता है, किस तरीके से वो लाभ पा सकते हैं। लाभार्थी को अभी तक ये नहीं मालूम है कि मेरे को क्या क्या किस किस चीज में बेनिफिट है। सबसे पहला तो मैं समझता हूँ ड्रॉबैक यही है कि उसकी इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं फैली है। बाकी अगर योजनाओं के बारे में मैं कहूँ तो जनधन योजना हुई जिसमें हर एक के जो है अकाउंट खोलना बहुत बड़ी योजना थी, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि उसमें कहीं सफलता मिल पाई है। दूसरा उज्ज्वला योजना, आपको गैस की हर गैस का मैं मानता हूँ कि बहुत बेनिफिट मिला है। मेरे घर में जो काम करने वाले हैं वो भी कहते हैं कि हमारे घर में गैस पहुंची है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी, उनको चक्कर बहुत लगाने पड़े। जो कि सुबह अपना निकल जाते हैं काम पर, उनको चक्कर लगाना
बहुत मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ ये छोटी मोटी परेशानियां रही हैं हर योजना में। योजनाएं बढ़िया थी, क्रियान्वित शायद सही तरीके से नहीं होता है। सर योजना तो काफी आई है और सारी योजनाएं सही है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए। लेकिन ये जो बीच में जो दलाल लोग होते हैं ये इन योजनाओं को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। जैसे बूढ़ा लोन है सबों के लिए आ रहा है, मैंने देखा कम से कम 100 घर ऐसे हैं जो बन रहे हैं और 100 में काम चल रहा है। लेकिन 100 में मान लो 2.5 लाख आता है तो 50,000 बीच के वो लोग ले जाते हैं। हाँ, तो मुद्रा लोन है ये है। तो बीच में जो दलाल है इनको खत्म करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि इनको डायरेक्ट लाभ व्यक्ति को मिले। या कि जैसे कि अभी ऐप चल रही है, एक क्लिक पे कोई लोन है या जो है सारी चीज उससे अवेलेबल होनी चाहिए। 2019 के चुनाव में फतेहपुर सीकरी सीट बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के साथ ही सुर्खियों में आ गई। बीजेपी ने वर्तमान सांसद चौधरी बाबूलाल का पत्ता साफ कर दिया। यानी इस बार बीजेपी अगर जीत भी जाती है तो फतेहपुर के सियासी इतिहास में नया नाम जुड़ेगा। बीजेपी के नए उम्मीदवार राजकुमार चाहर फतेहपुर सीकरी में जीत के लिए क्या नया राजनीतिक समीकरण बनाएंगे, इस पर सभी की नजर रहेगी। फतेहपुर की जनता 2019 के चुनाव में जातीय समीकरण पर वोट देगी या फिर फतेहपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोट की योजना सफल होगी, ये जानने के लिए सियासी इतिहास पर नजर दौड़ाए तो 2008 से पहले तक फतेहपुर सीकरी संसदीय क्षेत्र का अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन परिसीमन के बाद आगरा और फिरोजाबाद संसदीय क्षेत्र के कुछ हिस्सों को मिलाकर फतेहपुर सीकरी संसदीय क्षेत्र का जन्म हुआ। फतेहपुर सीकरी संसदीय क्षेत्र 5 विधानसभा इलाकों को मिलाकर बना है, जिसमें आगरा ग्रामीण, फतेहपुर सीकरी, खेरागढ़, फतेहाबाद और बाह विधानसभा सीट शामिल है। 2008 के परिसीमन से पहले संसदीय क्षेत्र की खेरागढ़, फतेहाबाद और बाह विधानसभा सीट फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र, वहीं आगरा ग्रामीण और फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र आगरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती थी। लेकिन परिसीमन के बाद ये सभी सीटों को मिलाकर फतेहपुर सीकरी संसदीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। 2009 में जब यहाँ पहली बार लोकसभा चुनाव हुए तो यहाँ से बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ये सीट बीएसपी से छीन ली। वहीं फतेहपुर सीकरी संसदीय क्षेत्र के जातीय समीकरण की बात करें तो ये इलाका जाट और राजपूत बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। इन दो जातियों का वोट यहाँ की राजनीति को प्रभावित करता है। लेकिन 2014 के मोदी लहर में सारे समीकरण बीजेपी के पक्ष में चले गए और बीजेपी ने भारी बहुमत से फतेहपुर सीकरी सीट जीत ली। अब एक बार फिर से देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में वोटरों को लुभाने की होड़ लगी हुई है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता के विकास का वादा कर रही है। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि उसके हाथ में तुरुप के पत्ते के रूप में पीएम मोदी की योजनाएं हैं, जिसके दम पर वो 2019 में सिंहासन की लड़ाई में फतह हासिल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी को भरोसा है कि 2019 में मोदी की योजनाओं से फतेहपुर सीकरी में चुनावी महाभारत में बीजेपी की जीत होगी। लेकिन क्या फतेहपुर सीकरी में प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर ठीक उसी तरह से उतर पाई है जिसकी कल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने की थी? क्या 2019 के चुनाव में पीएम मोदी की योजनाएं वोट में तब्दील हो पाएंगी? इस बारे में क्या कहती है फतेहपुर सीकरी की जनता, आइए सुनते हैं। सर हितकारी तो रही है, लेकिन हितकारी कैसे मिलेगी? एक बात बताइए, अगर कोई बंदा जाकर के ऑफिस में जाता है, बात करता है, चक्कर लगाता है, उसको बेनिफिट ही नहीं मिलता उस चीज का। किसी भी आप सरकारी ऑफिस में जाकर के बात करिए, कोई कार्यालय में किसी तरीके की बात ही नहीं होती। कोई बात करके अगर हमको कोई सॉल्यूशन देगा किसी तरीके का, तभी तो हमें मालूम पड़ेगा कितना लाभ है। लाभ के बारे में हमें कैसे मालूम पड़ेगी? जब तक हम मान लीजिए ये है, अगर हम इनसे पूछे कि आप हमें समझाइए, तभी तो समझाएगा हमें कोई समझाने वाला ही नहीं ऑफिस में। आप हमें बताइए किस तरीके से आम जनता को नहीं मिलता, आम जनता को बताइए किस तरीके से मिलेगा। उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए, जैसे कि आम लोग हैं उनको किस तरीके से जागरूक किया जाए। पहली बात, जब तक वो जागरूक नहीं होगा कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा, इस तरीके की कोई सुविधा मेरे को तो नहीं थी। देखिए कोई भी योजना अमल में जरूर आती है जब उससे एक एक जनता तक वो पहुँचती है, और आयुष्मान योजना है, उज्ज्वला योजना है, जनता तक पहुँची है। लेकिन इसका और अच्छा लाभ जनता को मिल सकता है यदि एक एक सरकारी कर्मचारी इस पर दिल लगा के मेहनत से काम करे। ये सारी योजना सफल हैं। देखिए आयुष्मान योजना है, इसमें 5 लाख करीब 10 करोड़ परिवारों को
लाभ मिलेगा। 5 लाख रुपए तक का बीमा है सबका। ठीक है। उज्ज्वला योजना में आप देख लीजिए, ऐसा कोई घर नहीं बचा जहाँ सिलेंडर नहीं है और मुफ्त सिलेंडर मिल रहा है। और जनधन योजना है, जनधन योजना तो खैर कमाल की योजना है, उसमें सभी लोगों को लाभ है। मानते हैं कि आगे के लिए बेनिफिट रहेगा इसके लिए और बेनिफिट। और मैं तो यार मानता हूँ कि अगले 5 सालों में जो मोदी सरकार दोबारा आनी है उसको कोई नहीं रोक सकता आने से। 5 सालों में धूम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पिछड़े गांव के विकास के लिए आदर्श सांसद ग्राम योजना की शुरुआत की। लगे हाथों आगरा फतेहपुर सीकरी के सांसद बाबूलाल ने भी अपने संसदीय क्षेत्र के पुसोंता गांव को गोद भी ले लिया। लेकिन अब पुसेंता में विकास सवालों के घेरे में है। सरकारी आंकड़ों में गांव को आदर्श बनाने के लिए 20 करोड़ का खर्च दिखाया गया है, लेकिन जब एपीएन ने गांव का दौरा किया तो जमीनी हकीकत दिखा रही है वहां पर कि क्या हकीकत है कि ये गांव विकास से कोसों दूर है। ऐसे में गांव वालों का आरोप है कि आदर्श गांव में विकास के नाम पर उनके साथ मजाक किया गया है। अब बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में फतेहपुर सीकरी से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। बीजेपी ने बाबूलाल की जगह राजकुमार चाहर को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन क्या 2019 के चुनाव में वर्तमान बीजेपी सांसद बाबूलाल की आदर्श ग्राम योजना की नाकामी का खामियाजा राजकुमार चाहर को उठाना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। आगरा के सैया ब्लॉक के इरादत नगर कस्बे से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर बसे पुसेंता आदर्श गांव तक हम इन टूटी सड़कों से होकर पहुंचे। इस गांव को बीजेपी के फतेहपुर सीकरी सांसद बाबूलाल ने 4 साल पहले गोद लिया था। ब्राह्मण बाहुल्य इस गांव में आजादी के बाद से ही बुनियादी सुविधाओं का टोटा रहा है। पुसेंता गांव को गोद लिए जाने की घोषणा के बाद लोगों के मन में एक बार फिर विकास की उम्मीद जगी थी, लेकिन इन 4 सालों में वो भी टूट गई। एक के बाद एक कई बैठकें होने के बाद बनी योजनाएं फाइलों में कैद होकर रह गई। इन्हें पूरी तरह से अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। गांव वालों की माने तो सब कुछ दिखावा मात्र है। गांव वालों के दुख तकलीफ कोई नहीं सुनता। सरकारी आंकड़ों में लगभग 20 करोड़ रुपए इस गांव के विकास में खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कछु ना हुआ, ना सड़क बनी ना पानी आया। सांसद आते हैं, बाबूलाल ने गोद लिया है गाँव। कोई ना आवा तो जा एक ना सकत ना दिखावा तो शिकायत की अधिकारियों से कभी? शिकायत ना लगे, कभी कुछ नहीं हुआ। कछु ना भाव, तो पानी भी नहीं है, सड़कें भी टूटी हुई हैं, हाल बेहाल है। हालो महीना 2 महीना हम पानी भी मरी जाएंगे। मतलब पूछे को करे को काम ही नहीं रहेगा। सांसद बाबूलाल ने गांव गोद लिया हुआ है। बस दिखाई को ले लो, वैसे ही काम कुछ नहीं कराया। कुछ नहीं। 19 करोड़ रुपया खर्च बताते हैं। हाँ 19 करोड़ होते हैं जी, 19 करोड़ ही तो लगे हैं जी। कांचो डूल रहा है गली तो दी गिरा मनो तो मतलब जी तो मतलब तुम व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ गिनती यहाँ मतलब कोई काम नहीं हुआ। कुछ नहीं क्यों ना देखो दोबारा आते नहीं है सांसद। क्यों ना देखो ताजा ना देखे बाद में। गांव में विकास की तहकीकात करने के लिए जैसे ही एपीएन की टीम मुख्य सड़क से गांव की सड़क पर मुड़ी, सड़क बताने लगी कि इस आदर्श गांव पर सांसद चौधरी बाबूलाल ने कोई खास ध्यान नहीं दिया है। गांव की 1-2 सड़क को छोड़ दें तो ज्यादातर सड़कें जर्जर स्थिति में हैं। गांव के खड़ंजे टूट रहे हैं और आदर्श ग्राम के तौर पर गोद लेने के बाद भी इन खड़ंजों की मरम्मत नहीं कराई गई। नाली का गंदा पानी सड़कों पर भर रहा है, सड़कों में कीचड़ जमा है। यह हालात तब है जब बरसात का मौसम गुजर चुका है। बारिश के दिनों में तो इस गांव में नर्क सा नजारा हो जाता है। गांव की गलियों में पानी और कीचड़ भर जाता है। गांव में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से गांव वाले बेहद परेशान हैं। सांसद आदर्श ग्राम घोषित होने के बावजूद पुसेंता गांव में लोगों का हाल बेहाल है। गांव में बिजली सप्लाई का हाल बहुत ज्यादा खराब है। रोजाना शाम 7 बजे आने वाली बिजली रात होते ही कब कट जाए भरोसा नहीं। बिजली की आंख मिचौली से गांव वाले बेहद परेशान हैं। गांव में पेयजल की विकराल समस्या पानी की टंकी बच जाने से काफी हद तक दूर हो गई है, लेकिन गांव के ज्यादातर हैंडपंपों के खराब होने की वजह से गांव वालों को अभी भी पूरी तरह से पानी की समस्या से निजात नहीं मिल पाई है। एक आदर्श गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इस मोर्चे पर भी पुसेंता गांव फेल नजर आया। अस्पताल में पड़ा ताला और उगी हुई लंबी लंबी घास बदहाली बताने को काफी है। आदर्श गांव पुसेंता में शिक्षा की बात की जाए तो इस गांव को गोद लेने से पहले से ही यहाँ प्राथमिक और मिडिल स्कूल थे,
लेकिन आदर्श गांव बनने के बाद भी ये स्कूल आदर्श स्कूल नहीं बन सके। वहीं गांव में आगे की पढ़ाई के लिए कोई हाई स्कूल और इंटर कॉलेज नहीं बन सका है। बीजेपी सांसद बाबूलाल के गोद लिए गांव पुनसेता में पिछले 4 साल में विकास के नाम पर कागजों में 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन धरातल पर कहीं भी कोई खास विकास नजर नहीं आता। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि अच्छा होता सांसद महोदय इस गांव को गोद नहीं लेते। सांसद बाबूलाल के गोद लिए गांव पुनसेता के लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। आदर्श गांव का तमगा मिल जाने पर भी गांव आदर्श नहीं बन सका है। मानवेंद्र मल्होत्रा, फतेहपुर सीकरी। और चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।